Hello everyone, welcome to Olive Board. So my name is Shubhi and I'm going to continue the discussion on BFM and we were discussing Module A. तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की थी मॉड्यूल ए में. हमने अभी तक के जो चीज़ें कवर की हैं उसका कुछ theoretical portion भी कवर किया और कुछ MCQs भी. अब Based on what we have studied in the previous session, I'm going to cover a few MCQs. तो मैं इस तरह से proceed कर रही हूँ कि हर lecture में हम पहले कुछ पढ़ेंगे, फिर next lecture में हम कुछ MCQs cover कर रहे हैं या फिर उसी lecture में MCQs cover कर रहे हैं to check our knowledge of that matter. तो चलिए फिर continue करते हैं अपना discussion और देखते हैं कि हमारे पास आज आपके लिए क्या है. ये ऑलिव बोर्ड की ऐप है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और आपको इसमें सभी कोर्सेज एक्सेसिबल होंगे. आप अगर कोई भी पेड कोर्स परचेज करते हैं तो वो आप इस ऐप के थ्रू बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे. ठीक है, चलिए तो हम आज क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं. क्योंकि हमारे पास टाइम सफिशिएंट है तो हम एक्सटेंसिवली चीज़ों को कवर करेंगे, बिल्कुल टाइम देकर और आराम से डिटेल में एक एक चीज़ कवर करेंगे जिससे हमारी तैयारी अच्छी तरह हो पाए. चलिए, so the first question is here. Although I've already discussed this first question in the previous session, लेकिन आपके रिवीजन के लिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कवर करवा रही हूँ. ठीक है, तो जिसमें हम इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस एक बार में कवर कर पाएँ. एक बार में एज इन वील ट्राई आवर बेस्ट टू कवर एज मच एज वी कैन. ठीक है, तो the question says an import bill not retired by the importer should be crystallized by the bank on what day. किस दिन पे वो रिटायर हो जाना चाहिए. ठीक है, तो ऑन 21st डे फ्रॉम द डेट ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, ऑन द 10th डे फ्रॉम द रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट एट द काउंटर्स ऑफ द बैंक, ऑन द एक्सपायरी ऑफ 5 बैंकिंग डेज और ऑन द डे ऑफ रिसीट ऑफ द बिल. अब एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि इस सेशन को ऑल्दो हम शायद ये रिकॉर्डेड सेशन की तरह आपको विजिबल होगा अभी, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में सारे आंसर्स देते चलने हैं. तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हमें कवर करनी है, देखिए एट द एंड आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो आप सारे आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखते चलें. लास्ट में चेक ज़रूर करें कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही आंसर किया है. चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन. ठीक है, ऑल राइट. नाउ what is the right answer to this question? तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, so the right answer is option number B, that is on the 10th day from the receipt of the documents at the counter of the bill. ठीक है, बहुत ही फैक्चुअल सा सवाल है, हमें ये याद रहना चाहिए. ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इसको. चलिए, here's the next question. The value of the currency is decided by supply and demand factors for a particular currency in which rate mechanism. Last lecture में हमने कुछ rate mechanisms discuss किए थे, उनमें से एक पे आपका ये सवाल है. तो क्या हो जाएगा इसमें, आप जल्दी से मुझे comment section में लिख कर बताएं. Fixed, floating, both A and B or none of the above. Which of the following will be the right answer out of these? So जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है. फिक्स, फ्लोटिंग जो रेट्स हैं उन केसेस में क्या होता है, नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लें. पूरा लेक्चर ना देख पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, तो क्या होता है ये, जब सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है. जैसा हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों में ये हम केस देखते हैं कि भाई डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती है ये चीज़, कि कितनी उसकी डिमांड है और सप्लाई कितनी है, उसके आधार पे उसके रेट्स डिसाइड होते हैं. राइट, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो दाम बढ़ जाते हैं. डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है तो दाम घट जाते हैं. ये तो हम प्याज के केस में भी देखते हैं और बड़ी से बड़ी चीज़ के केस में भी देखते हैं. राइट, तो इसका आप जल्दी से मुझे बताएं कि क्या हो जाएगा राइट आंसर. ओके, सो द राइट आंसर इज फ्लोटिंग रेट. ठीक है, चलिए जो भी लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं सेशन को, बिल्कुल अपने कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखें. ऑल राइट, हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल फॉरेन करेंसी इनवर्ड रेमिटेंस अप टू डैश एज पर FEDAI. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FEDAI? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएंगे. गाइडलाइंस बी कन्वर्टेड इमीडिएटली इनटू रुपीज़. तो ये क्या लिमिट है, कितने तक के जो इनवर्ड रेमिटेंसेस हैं उनका ऐसा होता है जो इमीडिएटली कन्वर्ट किए जाने चाहिए इनटू इंडियन रुपी. जल्दी से बता दें. 50,000 रुपी और इक्विवेलेंट
USD 10,000, 5,000 USD और 1,000 यूरो? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्लीज टेक योर टाइम टू आंसर दिस वन. Answer here is which one? All right. So the right answer is 5,000 US dollar. ठीक है, चलिए. Now all rates quoted in foreign exchange are generally dash rates. तो क्या ये स्पॉट होते हैं, टर्म होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं या वैल्यू? क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल सा सवाल है. जो भी रेट्स कोटेड होते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, हमको बहुत ही इजीली ये चीज़ बन जानी चाहिए कि ये किस तरह के रेट्स होते हैं. तो आप सभी इसको आंसर करने की कोशिश करें, और नहीं बनता है इनमें से किसी भी रेट में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं. मैं आने वाले सेशंस में आपको वो पूरा टॉपिक कवर करवा दूंगी, क्योंकि इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर यू टू नो व्हाट इज स्पॉट रेट, व्हाट इज टर्म, व्हाट इज फॉरवर्ड एंड व्हाट इज वैल्यू. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर यू टू नो. ठीक है, तो देखते हैं इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा. The right answer to this question is option number A, that is spot rate. ठीक है, तो बहुत ही आप कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. कुछ क्वेश्चंस, हालांकि अब नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी कि जो आप बिल्कुल श्योर ना हो उनको आप अटेम्प्ट करें, बट हाँ, दो ऑप्शंस में कन्फ्यूज हैं तो ज़रूर करें. ठीक है, here's the next question. Select the incorrect sentence from the following. In direct quote, now indirect and indirect read distinctly, दोनों अलग चीज़ हैं. हिंदी में कहा जाए तो डायरेक्ट कोट्स में जो जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो लोकल करेंसी वेरिएबल होती है. क्या ये सही है? गलत कौन सा है आपको ये बताना है. ठीक है, तो जो सही है उसको एलिमिनेट कर दो, गलत आ जाएगा. राइट. डायरेक्ट कोट में क्या होता है? $1 इज इक्वल टू 75 इंडियन रुपी. डायरेक्ट कोट है, इंडिया में यही यूज होता है. कौन सी करेंसी इसमें वेरिएबल है? लोकल करेंसी वेरिएबल है. बिल्कुल सही बात कही, तो लोकल करेंसी वेरिएबल है. नेक्स्ट इज इन डायरेक्ट कोट लोकल करेंसी इज फिक्स्ड. क्या ये सही है? लोकल करेंसी फिक्स तो नहीं होती है डायरेक्ट कोट में, है ना, तो ये तो गड़बड़ लग रहा है अपन को. देन इन इनडायरेक्ट कोट लोकल करेंसी इज वेरिएबल. इनडायरेक्ट कोट क्या है? ₹1 इज इक्वल टू 0.so US डॉलर. तो इसमें लोकल करेंसी वेरिएबल होती है क्या? नहीं, लोकल करेंसी तो फिक्स होती है, 1 यूनिट. देन इन इनडायरेक्ट कोट लोकल करेंसी इज फिक्स्ड. तो इन इनडायरेक्ट कोट लोकल करेंसी इज फिक्स्ड, दैट इज द नेक्स्ट वन. तो क्या ये सही है? इनडायरेक्ट कोट यानी ₹1 इज इक्वल टू 0.so USD. तो लोकल करेंसी फिक्स्ड है, बिल्कुल सही बात कही. तो मुझे तो यहाँ पे 2 और 3 गलत लग रहे हैं भाई. आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 और 3 आर इनकरेक्ट. बाकी के सारे तो सही हैं. Here's the next question. Next question says, which of the following currency is not quoted as indirect quote? इनमें से कौन सी करेंसी को इनडायरेक्ट कोट की तरह नहीं आप कह सकते हैं कि कोट किया जाता है? तो NZD न्यूजीलैंड डॉलर, USD, BP दैट इज ब्रिटिश पाउंड, यूरो. इनमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? अच्छा, जितने भी लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हैं, आप लोग ये मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ, ये जो JIIB_CAIIB_prep है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन ज़रूर कर लें. इससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. जितनी भी रेलेवेंट चीज़ें हैं आपके साथ इधर से शेयर होती रहेंगी. ठीक है, तो जो वीडियोज़ होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, इनकी जो भी लिंक होती हैं, सारा कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा. ठीक है, ऑल राइट. सो लेट्स सी. The right answer here is option number B, that is US डॉलर. ठीक है, चलो. इनडायरेक्ट नहीं, इसमें डायरेक्ट कोड यूज होता है. ठीक है, चलो.
Now, which of the following shipment out of India are exempt from export declaration form? ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देने वाली हूँ इस क्वेश्चन पे. इसको फटाफट आप आंसर करें और हम राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे फिर तुरंत. So the right answer here is which one? Option number C. आराम से देख लें, कोई डाउट हो तो बताएं. ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को क्लियर होगा कि ऑप्शन नंबर सी क्यों है. चलिए, द नेक्स्ट वन इज हियर, द रिस्क of failure of the counterparty before maturity of the contract and hence the exposure of the other party can be the exposure of the other party to cover the transaction at the ongoing market rate is the risk country liquidity pre-settlement और settlement. क्या हो जाएगा इनमें से? So the right answer here is option number C, that is pre-settlement. तो क्या होता है ना, जो रिस्क होता है फेलियर का काउंटर पार्टी का बिफोर मेच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस द एक्सपोजर ऑफ द अदर पार्टी टू कवर द ट्रांजेक्शन एट द ऑनगोइंग मार्केट रेट, वो किस तरह का प्री सेटलमेंट जो होता है वो होता है. ठीक है, चलो. A mismatch in the asset, liability and receivable or payable is dash risk. इसको हम किस तरह का रिस्क कहते हैं? जो भी मिसमैच होता है asset, liability, receivable, payable में कोई अगर मिसमैच है तो वो किस तरह का रिस्क कहलाता है? जल्दी से इसको सभी लोग आंसर करेंगे. Is it a credit risk? Is it exchange risk और gap risk और interest risk? किस तरह का रिस्क हो जाता है ये? ओके, सिंपल क्वेश्चन. राइट आंसर इज एक्सचेंज रिस्क. ठीक है, तो असेट, लाइबिलिटी, रिसीवेबल, पेबल. चलो, मेरी और यूएस में बैठे किसी इंसान की डील हुई कि भाई हम तो चलिए इस तारीख को हम ये चीज़ खरीदने वाले हैं और ठीक है, मैंने कह दिया कि भाई चलो मैं $20,000 आपको पे करने वाली हूँ. अब अचानक से डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और रुपी कमज़ोर हो गया, तो मुझे तो ज़्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे ना, तो ये तो एक तरह का रिस्क है. तो ये एक्सचेंज रिस्क में आ जाता है आपका. ठीक है, चलो. द नेक्स्ट वन इज हियर, ऑथराइज्ड पर्सन कैटेगरी 1 वाज अर्लियर नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? फुल फ्लैश्ड मनी चेंजर्स, रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स और नन ऑफ द अबव. पहले हमने जो लेक्चर्स कवर किए हैं उनमें एक बार हमने ये बात डिस्कस की है. हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप दोबारा जाकर पूरा लेक्चर देखें. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आने वाले सेशंस में मैं वो पूरा टॉपिक आपके लिए दोबारा कवर कर दूँगी. ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है. अगर नहीं आ रहा है समझ तो बता दें. Okay, so the right answer is option number C, that is authorized dealer. Authorized person category 1 को पहले हम कहते थे authorized dealers. इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं कि रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स क्या होते हैं. रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स क्या क्या कर सकते हैं, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं. चलो, authorized person category 2 was earlier known as which of the following? क्या कहलाते हैं? फुल फ्लैश्ड मनी चेंजर्स, रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स और नन ऑफ दीज. क्या हो जाएगा? इससे देखो क्वेश्चंस के थ्रू आप कितना कुछ सीख पा रहे हो. आपने एक डेफिनेशन लास्ट क्वेश्चन में सीख ली कि भाई क्या ऑथराइज्ड पर्सन कैटेगरी 1 क्या होते थे? ऑथराइज्ड डीलर्स होते थे. अब इस क्वेश्चन से भी आप भले ही नहीं आता है आपको, कोई दिक्कत नहीं, आप इससे भी एक फैक्ट सीखने वाले हो. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फुल फ्लैश्ड मनी चेंजर्स. ठीक है, चलो. अब ऑथराइज पर्सन कैटेगरी 3. अब देखो हमने इधर तक के तो फैक्ट्स कितने सीख लिए कि कैटेगरी 1 होते थे ऑथराइज डीलर्स, उनका पहले नाम था, ठीक है, कैटेगरी 1, उनको फिर रीनेम किया गया, क्या? ऑथराइज डीलर्स. फिर कैटेगरी 2 थे फुल फ्लैश मनी चेंजर्स. कैटेगरी 3 क्या है?
तो फुल फ्लैश मनी चेंजर्स, रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स या फिर ऑथराइज डीलर्स? बहुत ही आसान सवाल है, हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये चीज़ कि ये हो जाएंगे रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स, क्योंकि फुल फ्लैश मनी चेंजर्स तो हमने अभी बात की कि कैटेगरी 2 में आते हैं, ऑथराइज डीलर्स कैटेगरी 1 में आते हैं, तो फिर ये आ गए हमारे कैटेगरी 3 है वो रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स हो गया। ठीक है, फॉर क्रॉस करेंसी quotation, rounding off is done to the nearest multiple of which of the following? So 0.0001, 0.0025, 0.001, no rounding off. क्या हो जाएगा इनमें से सही? ओके, सो द राइट आंसर इज 0.0025। ठीक है, 0.0025। ओके, चलो। The objective of trading in foreign exchange by a dealer of bank is to which of the following? So make profit out of exchange rate fluctuations, insulate the bank from exchange rate changes, comply with the exchange control regulations, or none of these? जल्दी जल्दी आंसर करें, आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो जा रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग आंसर करें इसको, जिसमें हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ पाएँ। ओके, सो द राइट आंसर इज इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। तो हमने बात की थी कि देखो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग क्या होगा, उससे किस तरह से जो डीलर हैं वो क्यों कर रहे हैं वो, तो जो भी फ्लक्चुएशंस आते हैं उनसे उनको प्रॉफिट हो सके उसके लिए। ठीक है, ऑल राइट। Here's the next one. Dash transaction, the quoting in the case of dash transaction, the quoting bank acquires foreign currency and parts with home currency. Sale, purchase, spot, forward. क्या हो जाएगा इनमें से? जल्दी से बताएं। ओके, सो द राइट आंसर इज परचेज ट्रांजेक्शन के केस में द कोटिंग बैंक अक्वायर्स फॉरेन करेंसी एंड पार्ट्स विथ होम करेंसी। पार्ट्स विथ का मतलब क्या होता है कि वो अपने पास से होम करेंसी दे रहा है और फॉरेन करेंसी को एक्वायर कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? परचेज ट्रांजेक्शन कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये शब्दों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल है, एक बार आ जाए समझ तो कि परचेज ट्रांजेक्शन क्या। देखो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो क्योंकि देखो अगर मैं आज कुछ बेच रही हूँ और आप कुछ खरीद रहे हैं, तो किसी के लिए वो सेल ट्रांजेक्शन है, किसी के लिए वो परचेज ट्रांजेक्शन है। इट इज़ अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव कि आप किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। ठीक है, तो परचेज ट्रांजेक्शन के केस में अगर हम बात करें बैंक के पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे, याद रखो, तो उनके पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो क्या होता है, आप फॉरेन करेंसी खरीद रहे हो, अक्वायर कर रहे हो, है ना, और आप एंड इट पार्ट्स विथ होम करेंसी, यानी होम करेंसी आप दे रहे हो, होम करेंसी दे के फॉरेन करेंसी खरीदने को परचेज ट्रांजेक्शन कहते हैं। हियर्स द नेक्स्ट वन। डैश आर ऑथराइज्ड टू कैरी आउट ऑल द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1, ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2, ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 3 और मनी चेंजर्स। जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे सभी लोग और मुझे बताएंगे कि इसमें क्या हो जाएगा आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस गिवन, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1। अच्छा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में बताया था ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 क्या होते हैं, तो आप जल्दी से मुझे बताएंगे कि ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 क्या होते हैं, जो कि ऑथराइज हैं टू कैरी आउट ऑल द करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। देखो हमने कवर किया था इसको अभी। ठीक है, उनको ऑथराइज डीलर्स कहते हैं अब, है ना। Okay. Now, with regards to charging of commission, quotation of rates, etc., the authorized dealer should also comply with the rules of Reserve Bank of India, FEDAI, central government or bank. Which of the following will be the correct answer? जब भी हम कमीशन चार्ज करते हैं या फिर कोटेशन ऑफ रेट्स हो गया, ठीक है, जो ऑथराइज डीलर होते हैं उनको भी कुछ कंप्लाई करना पड़ता है, तो उनको किस नियम से कंप्लाई करना पड़ता है, दैट इज द क्वेश्चन। So they should also comply with the rules of which of the following?
FEDAI, और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि FEDAI का फुल फॉर्म क्या होता है. Here's the next one. The reduction in the value of currency due to market forces is known as which of the following? Appreciation, revaluation, depletion और depreciation. कॉमन सेंस से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से. रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं? उम्मीद है आप सभी को पता होगा कि मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं. ठीक है, तो जल्दी से मुझे बता दें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा. ओके, सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो इसका हो जाएगा डेप्रिसिएशन. क्वेश्चन देख के ही समझ आ रहा है, रिडक्शन पूछ रहा है करेंसी की वैल्यू में. अब आप सोचें कि हम जब करेंसी की बात करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन शब्द को यूज़ करते हैं. अगर हम कोई और, इट डिपेंड्स, अगर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अमोर्टाइजेशन आपका किन चीज़ों का होता है? अमोर्टाइजेशन होता है जो आपकी डेट होती है उसका. ठीक है, उसी तरह से मतलब ये जो वैल्यू कम होने का प्रोसेस होता है ना, अलग अलग नाम होते हैं. तो करेंसी की अगर मैं बात करूँ तो डेप्रिसिएशन होता है उसमें. ठीक है, रुपीज पार्शियली कन्वर्टेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? करेंट अकाउंट, वॉस्टो अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और नॉस्ट्रो अकाउंट. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द राइट वन आउट ऑफ दीज? Okay, so I hope that you all have answered it. So the right answer is capital account. So rupee is partially convertible on capital account. All right. Here's the next one. Under FEMA, the Reserve Bank of India has been authorized to make dash to carry out the provisions of the Act. Rules, regulations, both rules and regulations or notifications. तो क्या है इसके तहत, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे? Okay, so the right answer here is option number B, that is regulations. ठीक है, चलो. The statutory basis for administration of foreign exchange in India is which of the following? Statutory basis क्या है? Foreign Exchange Regulations Act 1973, Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Act, Foreign Exchange Management Act 1999, Exchange Control Manual. क्या हो जाएगा? आपने अगर इस टॉपिक को थोड़ा भी पढ़ा है तो आप इसको आंसर कर पाएंगे बिल्कुल. जल्दी से मुझे बता दें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर हम बढ़ते हैं सही जवाब की तरफ. तो ऑलराइट, तो आप लोगों को अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. वी कैन डिस्कस ऑन दैट एज वेल. ठीक है, ऑलराइट. सो द नेक्स्ट वन हियर इज, सो द राइट आंसर हियर इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा. तो पहला ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए था फेरा, लेकिन फेरा को जैसा कि हम जानते हैं कि फेरा को रिप्लेस किसने कर दिया था? फेरा को रिप्लेस कर दिया था फेमा ने. ठीक है, तो हमको पता है कि फेरा को फेमा ने रिप्लेस कर दिया था. चलिए, तो जो स्टैट्यूटरी बेसिस है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, क्लियरली वो है फेमा एक्ट 1999. चलो, now full-fledged money changers are authorized to undertake which of the following? Only sales transaction, only purchase transaction, all type of foreign exchange transaction, purchase and sales of foreign currency notes, coins, traveler's check. इससे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि फुल फ्लैज मनी चेंजर जो होते हैं उनको क्या अधिकार होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स को क्या अधिकार होते हैं, और ऑथराइज डीलर्स की भी हमने बात की थी. तो इसका तो आंसर बहुत ही क्लियर है कि फुल फ्लैश है, तो क्लियरली परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स, कॉइन्स, ट्रैवलर्स चेक सब कुछ अलाउड है. बट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि अगर ये सवाल होता रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स तो उनको क्या क्या अलाउड है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं. चलिए, नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड एक्सट्रीमली ईजी एज वेल.
द एक्रोनिम FEDAI स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। बेहद इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना ही चाहिए कि FEDAI का फुल फॉर्म क्या है। इस टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो बहुत ही सिंपल है, और तो ये तो हमें जानकारी होनी ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसको आंसर करें और इसको फिर हम आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, और फिर आने वाले सेशंस में हम और बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से आंसर कर दें। All right. So the right answer here is option number A, that is Foreign Exchange Dealers Association of India. ठीक है, चलिए तो अब आज की क्लास को अपन यहीं ख़त्म करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो हम कवर करने वाले हैं, पर आने वाले सेशंस में करते हैं, या 2 मिनट और लगेंगे अगर आप लोगों को। ओके, चलिए एक काम करते हैं कि 2-4 क्वेश्चंस और कवर कर ही लेते हैं, पूरा टॉपिक ही हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए, तो आई एम शेयरिंग दिस स्क्रीन अगेन, जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, here's the next one. I hope it is properly visible to you. Now the authorized dealers under FEMA are classified into how many categories? 3, 1, 2 or 4? Which of the following? तो बहुत जल्दी से इसका आंसर देंगे आप लोग। मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज के लिए रखे हैं, तो जितने भी हैं आप लोग इनको बिल्कुल सॉल्व करें और रिवाइज भी करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आज के, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज, और कौन सी हैं ये 3 कैटेगरीज, उनको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताने वाले हैं। हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, द मार्केट फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग द एक्सचेंज रेट आर नॉट फुल्ली ऑपरेशनल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, स्पेक्युलेटिव अटैक ऑन द मार्केट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, करंट रेगुलेशंस ऑफ IMF। क्या हो जाएगा इसका? It is fixed exchange rate system. All right. Now, under a fixed exchange rate system, the currency rate in the market is maintained through which of the following? Is it official intervention, rationing of foreign exchange, centralizing all foreign exchange operations with the central bank of country? None of the above. क्या हो जाएगा? सो इट इज ऑफिशियल इंटरवेंशन। फिक्स है ना, तो ऑफिशियल इंटरवेंशन उसमें होगा। और जब हम फ्लोटिंग की बात करते हैं तब क्या होता है? मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज कंसिडर्ड 24 आवर्स मार्केट बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? तो आप बताएं कि इनमें से कौन सा रीजन है जिसके कारण जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसको हम कहते हैं 24 आवर्स मार्केट। जल्दी से सभी मुझे इसका आंसर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बता दें। Meanwhile, if there is any other topic that you want me to cover in the coming sessions, you can please let me know about that as well. ठीक है, चलो, तो the right answer here is which one? Yes. Due to geographical dispersal, at least one market is active at any point of time. ठीक है, कैसे? अभी मेरे यहाँ रात हो रही है, लेकिन US में तो दिन है। हो सकता है मेरे यहाँ दोपहर है और कहीं रात है। तो जो जियोग्राफिकल डिस्पर्सल होता है, वो कोई ना कोई मार्केट उस समय एक्टिव होगा, तो वो तो पार्शलिटी हो जाएगी अगर आप एक ही कंट्री के अनुसार चल रहे हो। तो दैट इज द रीजन वाई it is 24/7 operational. ठीक है, now the major players in the foreign exchange market are, तो इधर पे आंसर मार्क्ड है, कोई बात नहीं, आप लोग इसको देख लें, it is commercial banks। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से बने होंगे क्वेश्चंस, आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही हुए होंगे और आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। So thank you so much everyone for attending the session. Feel free to write down all your comments about what topic you want me to cover in the coming sessions. We are going to cover all the modules in detail. But if there is any specific topic which is troubling you, you may please let me know and I'll try my best to cover that as soon as possible. So
And thank you so much for attending the class. Please do leave your valuable feedback. Your feedback are extremely important to us. And अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें. टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें जिससे आपको आने वाले सेशंस की सभी अपडेट्स मिलते रहें. Thank you so much and all the very best for your preparation. Thank you.